नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। दंगों का सीन, स्क्रिप्ट, किरदार और एक्शन सब कुछ प्री प्लान्ड होता है, और जो प्री प्लान्ड नहीं होता वो है उस दंगे का शिकार होने वाले लोग, जिन्हें बिना जानकारी के अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। विश्वास करिए, क्योंकि ये वो सच्चाई है जो अपने प्लान को पूरा करने के लिए आम लोगों की जिंदगी से खेलती है। यूपी के संभल ने दंगों की चोट खाई है, तो लखनऊ से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की आवाज आई कि ये कुंदरकी उपचुनाव का आफ्टर इफेक्ट है। आखिर कैसे, इसे समझिए हमारी इस रिपोर्ट में। संभल में आग को किसने बल दिया? द संभल रिपोर्ट, किसका आफ्टर इफेक्ट? पत्थर, आग और दंगाई, किसने आग लगाई? संभल में क्यों दिखा J&K का इफेक्ट? गोली, आग, पत्थर, कौन संभल दंगे का स्क्रिप्ट राइटर? संभल में सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल थी। आग और पत्थरों से सड़क भरी हुई थी। कुछ ऐसा था उपचुनाव के बाद का आफ्टर इफेक्ट। जी हां, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव खत्म हुए तो नया तनाव शुरू हो गया। संभल के दंगल में वो सब कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। पुलिस जान बचाने के लिए भागी, पुलिस पर हमला हुआ, पत्थर चले, गाड़ियां फूंक दी गई, सड़क पर पत्थर, सीढ़ियों पर पत्थर, नालियों में पत्थर, जहां देखो वहां पत्थर ही पत्थर नजर आएंगे। संभल में इतनी पत्थरबाजी हुई, इतने पत्थर फेंके गए जितने में एक मकान बन जाता। संभल में पुलिस पर हमला होना, सर्वे टीम को टारगेट करना, क्या ये दोनों सिर्फ मस्जिद में सर्वे का विरोध हैं या फिर नतीजों का आफ्टर इफेक्ट? संभल से कुंदरकी की दूरी 35 किलोमीटर है। कुंदरकी में 60% से ज्यादा मुस्लिम हैं और सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर होने के बाद 31 साल के बाद एक हिंदू चुनाव जीत गया। कुंदरकी में उपचुनाव का जो रिजल्ट आया, क्या संभल में इसी का रिएक्शन दिखा? क्या कुंदरकी में हार का गुस्सा भाईजान संभल में उतारने की तैयारी में थे? कुंदरकी में बाजी पलटी तो भाईजान पत्थरबाजी करने लगे। सर्वे करने गई थी टीम, वहां पर पत्थरबाजी हुई है पुलिस के ऊपर। तो होगी पत्थरबाजी, पुलिस ऐसा कार्रवाई करेगी, बूथ लूटेगी अगर, तो आगे चल के लोग क्या करेंगे, निराश होकर। जो थ्योरी राम गोपाल यादव समझा रहे हैं, क्या संभल में उसी का प्रैक्टिकल हुआ है? भीड़ संभल के जामा मस्जिद तक जाना चाहती थी, सर्वे को रोकना चाहती थी। जामा मस्जिद में सर्वे अदालत के आदेश के बाद हो रहा था। एक राउंड का सर्वे बचा था, लेकिन सर्वे को रोकने के लिए भीड़ पहले से ही तैयारी करके आई थी। लेकिन राम गोपाल यादव ने तो कोर्ट की मंशा पर ही सवाल उठा दिया। वहां का जिला प्रशासन पूरी तरह इसके लिए दोषी। एक बार सर्वे हो चुका था, दोबारा 6 बजे डीएम लेके पहुंच गया वहां पे, और किसी पक्ष को जज ने फैसला दिया, जो न आदेश दिया उसमें दूसरे पक्ष को न बुलाया न जानकारी। ऐसा कभी होता नहीं। अगर इस तरह से होगा, इस तरह से जज फैसले करने लगे, सारे देश में आग लगा देंगे ये लोग। तो सर, आप संभल वाला इशू उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे। मैंने 267 का नोटिस दिया। हाउस सारी कार्रवाई रोक के संभल के इशू पर चर्चा होनी चाहिए।
दोषी लोग कार्रवाई करें। तो कई लोग मारे गए, 3 तो केवल दिखाए जा रहे, सीधी गोली चला रहे थे, आपने देखा होगा। कह रहे थे पुलिस वाले गोली चलाओ, सब लोग गोली चलाएं। पुलिस को पहले से अंदाजा था कि इस भीड़ को पहले से उकसाया गया है, भीड़ को पत्थरबाजी करने के लिए पहले से भेजा गया है। ऐसा क्यों किया गया है, पुलिस को इसका भी एहसास था, तभी पुलिस बार बार भीड़ को चेतावनी दे रही थी। पुलिस की 3 बाइक को उपद्रवियों ने फूंक दिया, कार को आग के हवाले कर दिया। जामा मस्जिद के पास मौजूद पुलिस अधिकारियों की गाड़ी पर पत्थरबाजी की गई। उपद्रवियों ने पुलिस को टारगेट किया। उनका एक ही मकसद था कि किस तरह से जामा मस्जिद तक पहुंचा जाए। पुलिस को इसका पहले से अंदाजा था, भाईजान आएंगे, बवाल और हंगामा मचाएंगे। उपद्रवियों ने ठीक वैसा ही किया। पुलिस टीम पर छत से पत्थरबाजी की गई। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, यहां तक कि महिलाएं भी पत्थरकांड में शामिल थीं। लेकिन पत्थरबाजी करने वाले ये भूल गए कि वो उत्तर प्रदेश में रहते हैं। संभल में पत्थरबाजी खत्म होते ही उपद्रवियों पर एक्शन शुरू हो गया। पुलिस ने 15 उपद्रवियों को पकड़ा, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। दंगों ने अपनी जमीन बनाई, स्क्रिप्ट किसी ने लिखी, आग किसी ने भड़काई। मुद्दा तो मस्जिद का सर्वे था, लेकिन अखिलेश यादव ने दंगे के पीछे चुनाव के आफ्टर इफेक्ट की स्क्रिप्ट चिपका दी। एक और गंभीर घटना हुई है जिसके बारे में आपको जानकारी होगी। संभल की सर्वे हो चुका था, चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है, जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। और जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं और एक नौजवान नईम, उसकी जान चली गई है। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा रही सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के? घटना घटी है, ये विपक्ष के कारण घटी है। विपक्ष के लोगों ने जानबूझ करके सोची समझी रणनीति के तहत इतिहास के पन्नों को मैं उलटना चाहता हूं। गोधरा में जैसे पहले से प्रायोजित था, उसी ढंग से विपक्ष ने तुष्टीकरण नीतियों के तहत वहां पे सर्वे टीम पे हमला नहीं था, ये भारत के संविधान पर हमला था, भारत के लोकतंत्र पे हमला था। ये भारत को जलाना चाहते थे। इन लोगों ने कहा था कि भारत को बांग्लादेश बनाएंगे, ये संभल को बांग्लादेश बनाना चाहते थे। आखिर उतने लोग कहां से आ गए, क्यों आ गए, पत्थर कहां से आ गई? ये सारे प्रश्नों का जवाब विपक्ष देगा। राहुल गांधी की जुबान क्यों नहीं खुल रही? और उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। ये लोग जानबूझ करके देश को जलाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश को जलाना चाहते हैं। पत्थर चल गए, गोली चल गई, 4 लोगों की जान चली गई। लेकिन बात यहीं तक खत्म नहीं हुई। अब जांच शुरू हुई है और जांच के साथ साथ सारी प्लानिंग, स्क्रिप्ट और एक्शन प्ले करने वाले किरदारों का नंबर लिस्ट में शामिल होने वाला है। दंगों में कैमरे तोड़कर बचने वाली स्ट्रेटेजी की जांच भी अब सारी थ्योरी को अच्छे से डिकोड करने वाली है। 12 एफआईआर 2 अलग अलग थानों में दर्ज की गई हैं। इसी के साथ ही 25 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस की एफआईआर में करीब 2500 अज्ञात लोगों का नाम शामिल है। इसी के साथ ही 8 लोग नामजद भी हैं। इसमें सांसद जियाउर रहमान बर्क भी शामिल हैं। हिंसा के पीछे जितने सूत्रधार हैं, जितने किरदार हैं, अब उनको उत्तर प्रदेश स्टाइल में जवाब देने का टाइम आ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमर कस ली है। इस डेडली स्क्रिप्ट का मास्टरमाइंड चाहे जो भी हो,
अब फाइल में तो नाम दर्ज हो चुका है, अब इनका फाइनल में उनका हिसाब पक्का है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। कहानी यूपी उपचुनाव की थी। मस्जिद का सर्वे तो बहाना था, दंगे के पीछे की फाइनल स्क्रिप्ट में सियासत को भी चमकाना था। ये हार का गुबार था या मुद्दे दो थे और संभल निशाना था। जी हाँ, कहते हैं कि कारवां निकल गया, गुबार देखते रहे। चुनाव खत्म हो चुका है, जनता ने जीत और हार का फैसला भी कर दिया है। लेकिन रिजल्ट के महज 18 घंटे बाद ऐसा क्या हुआ कि संभल ने दंगे की शक्ल देख ली। इन सब के बीच संभल ने क्या किया? संभल ने दंगों की आग क्यों झेली? संभल को लेकर राजनीतिक चटकारे आखिर क्यों लिए जा रहे हैं? इसे समझिए इस रिपोर्ट में। संभल के कट्टरपंथी अखिलेश ओवैसी ने आंखें बंद की। मस्जिद के सर्वे पर दंगल, किसने जलाया संभल? राजनीति की भेंट चढ़ा संभल, कहां से आए पत्थर? संभल की दंगा कंपनी, किसके ऑर्डर पर आगजनी? संभल में कहां से आए चुनावी पत्थर? चुनावी शोर ने पहले बरसाए थे फूल, जवाब मिला तो सड़कों पर पत्थर बिखर गए। उधर मुद्दा बदल गया, इधर किरदार बदल गए और बात सिर्फ सर्वे तक थी, लेकिन परिणाम बदला तो तेवर भी बदल गए। शांत रहो, क्यों बदला कर रहे हो? कौन क्या कह रहा है? अरे क्या हो रहा है? शांत रहो, हम तुम्हें समझा रहे हैं। जी हां, संभल इस वक्त संभल नहीं पाया है, कई बंदिशों में कैद है। संभल के पैरों में जख्म ढांकने के लिए बंदिशों वाली पट्टी बांधी गई है। कहीं स्कूल बंद तो कहीं इंटरनेट सेवा भी बंद हो गई है, क्योंकि इस वक्त संभल समझ नहीं पा रहा है कि वो जल क्यों गया, पत्थर की चोट क्यों खाई, अब उसे जवाब क्या मिला, जरा वो समझिए। सपा ने कहा कि उपचुनाव में धांधली छिपाने की कोशिश हुई, उस मुद्दे को दबाने के लिए संभल में दंगे करवाए गए। वहीं कांग्रेस ने कहा कि सरकार ने खुद माहौल खराब कराया। दंगों को लेकर सरकार का रिएक्शन आया कि निष्पक्षता से जांच कर एक्शन लिया जाएगा। इनकी जान गई। मैं फिर कहूंगा कि हिंसा किसी चीज का हल नहीं है। मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, लेकिन हर हिंसा के पीछे कोई ना कोई रीजन रहता है, कोई कारण रहता है। उस कारण को जानना भी बहुत जरूरी है। और जिस तरह से लगातार कभी किसी धार्मिक स्थल पे कभी किसी धार्मिक स्थल पे बार बार जो है अपना आधिपत्य दिखाने की और उसको उसके साथ जो है उसको अपने हिस्से में लेने की जो एक कवायद चल रही है, ये देश के लिए अच्छी नहीं है। देश में नफरत फैलाएगी, नुकसान करेगी। आप ये समझिए कि जब वर्शिप एक्ट 1919 है और वो ये कहता है कि 15 अगस्त 47 को जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में था वैसे ही रहेगा, और बाबरी के बाद इसका ये हो भी गया था। तो अब ये नया नया रोज कभी ज्ञानवापी, कभी बनारस, कभी जो है संभल, ये सब करके जो है मुझे ऐसा लगता है कि बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं। ये न्यायपालिका के आधार पर वहां पर सर्वे चल रहा था। जो भी घटना हुई है वो दुखद है और पूरी घटना की जांच होगी और निष्पक्ष कार्रवाई होगी। अब समझिए, संभल में चर्चा मस्जिद की हुई और चुनाव से दंगों को जोड़कर देखा जा रहा है। उसको समझने के लिए संभल में धर्म एंगल समझिए। संभल में हिंदू और मुस्लिम का धर्म एंगल देखें तो मुस्लिम की आबादी 1,71,514 है, जिसका परसेंटेज 77.67% है, यानी कि सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला जिला। वहीं हिंदू की बात करें तो उनकी पॉपुलेशन महज 48,581 है, जिसका परसेंटेज 22% है, यानी बहुत कम।
ऐसे में एक बार शक होता है कि शायद मस्जिद सर्वे को लेकर यह दंगा हुआ हो, लेकिन किसी कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले जरा सोचिए कि अगर ऐसा है तो पहले दिन का सर्वे ठीक ठाक तरीके से कैसे हो गया, उस दिन कोई दंगा क्यों नहीं हुआ। चुनाव परिणाम आने के महज 18 घंटे बाद पत्थर कहां से आ गए। रातों रात आखिर किसने संभल में हिंसा की प्लानिंग की? संभल दंगे का मास्टरमाइंड आखिर कौन है? भीड़ में किसने पुलिस पर फायरिंग की? आखिर मस्जिद के सर्वे को रोकने का क्या मकसद है? दंगे वाली जगह पर अचानक हजारों लोगों की भीड़ कैसे इकट्ठा हो गई? दंगाइयों के पास पत्थर कहां से आ गए? हथियार कहां से आ गए? क्या पत्थर चलाने के लिए अलग से एक कंपनी बन गई है कि ये पत्थर मकान बनाने के लिए नहीं बल्कि लोगों पर चलाने के लिए तैयार किए जा रहे हैं? अब इसकी स्क्रिप्ट लिखने में जियाउर रहमान का नाम सामने आ रहा है, तो जरा समझिए कि उन पर आखिर आरोप क्या लगा है, एफआईआर में उनका नाम क्यों है। जियाउर रहमान बर्क सपा सांसद हैं जिन पर एफआईआर दर्ज है। वहीं सुहेल इकबाल एमएलए इकबाल महमूद के बेटे हैं, इन पर भी एफआईआर दर्ज है। इन पर सुनियोजित साजिश, दंगा भड़काने और भीड़ इकट्ठा करने का आरोप है। विवादित बयान देने से कह रहे हैं विवादित, जबकि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, नंबर एक। नंबर दूसरा, जब मैं खुद सर्वे पहले दिन होता है, मैं खुद ऑन द स्पॉट मौजूद था। अगर घटना घटती तो उस दिन घटती, उस दिन क्यों नहीं घटी? जुमे के दिन नमाजियों को रोका, उस दिन मैं वहाँ मौजूद था, उस दिन क्यों नहीं घटना घटी? मैं हटा तो घटना घट गई, तो जिम्मेदार मैं। पुलिस प्रशासन अपनी नाकामी को छुपाने के लिए और घटना के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। उनके लोगों ने हत्या की हैं, इस चीज़ से पर्दा डालने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई कर रहा है। ये दुखद है जो घटना हुई है। हमारे सांसद जियाउर रहमान जब संभल में ही नहीं थे और उसके बावजूद भी उन पर एफआईआर दर्ज करना, ऐसा उदाहरण कभी किसी को मिला होगा देखने को, सुनने को? एक पुलिस ऑफिसर ये कह रहा हो कि नेता बनना छोड़ दो, नेताओं का सहारा लेना छोड़ दो। किसके लिए भाषा थी वो? और मैं ये कहना चाहता हूँ, हालांकि सब जानकारी आपके पास है, दुखद है कि नईम जैसे नौजवान की जान चली गई, बिलाल की जान गई है, रोमान की जान गई है, कैफ, अयान, और इसमें से कुछ कम उम्र के भी हैं। मुझे याद है जब मैं लखनऊ में प्रेस कर रहा था, उस समय जो जानकारी थी और जो जानकारी छिपाई जा रही थी, जब वहाँ पर लोकल स्तर से जानकारी हासिल हुई, तब मैंने कहा कि नईम की जान गई है और पुलिस की गोली से गई है। अब जरा फ्लैशबैक में जाएंगे तो पता चलेगा कि जब मस्जिद का सर्वे पहले दिन हुआ वो थोड़ा तनावपूर्ण स्थिति में हुआ, लेकिन दंगे जैसे हालात नहीं थे, सब कुछ अंडर कंट्रोल था। सर्वे खत्म हुआ, उसके बाद सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क वहां पहुंचे और कहा कि मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। अब जरा ये तारीख भी समझिए। 19 नवंबर को जो पहला सर्वे हुआ वो शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हुआ। वहीं इसके बाद 22 नवंबर को जो सर्वे के बाद शांतिपूर्ण तरीके से जुम्मे की नमाज अता की गई। इसके बाद 24 नवंबर को दूसरे सर्वे के वक्त आखिर किसने ये दंगा अचानक भड़का दिया? जहाँ तक जानकारी है कि एक बार पहले सर्वे वहाँ हो चुका था, तो दोबारा वहाँ भेजने का कोई औचित्य नहीं था और जानबूझकर ये पूरे प्रदेश के अंदर जो एक नफरत की राजनीति करना चाहती है भाजपा की सरकार, उसको इन्होंने जानबूझकर, कल की जो घटना है पूरी सुनियोजित है और जानबूझकर की गई। मैं तो पहले भी कह रहा हूँ ना कि पूरी तरीके से समाज को बांटने की राजनीति हो रही है और इसमें निश्चित तौर से जो अधिकारी या जो लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल हम उनको शोक संवेदना प्रकट करेंगे। आज गांधी जी की प्रतिमा के सामने पूरे प्रदेश के अंदर महापुरुषों की मूर्ति के सामने हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता 1 घंटे मौन धारण करेंगे और हाथ में काली पट्टी बांधकर इसका विरोध करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि संभल की चंडोसी की जो जामा मस्जिद है वो कोई 50 साल 100 साल नहीं बल्कि 200-250 साल पुरानी मस्जिद है, उससे ज्यादा है। वहां पर कोर्ट की तरफ से बगैर मस्जिद के जिम्मेदारों को, कमेटी को सुने उन्होंने एक एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया, वो गलत है।
दूसरा यह है कि एक बार तो आपने गलत ऑर्डर दिया, सर्वे हो गया, दूसरा सर्वे जब किया आपने किसी को इत्तला नहीं दी। तीसरी बात यह है कि पुलिस का ये काम था कि मस्जिद कमेटी को कॉन्फिडेंस में लेते या वहां की पीस कमेटी को। चौथी बात यह है कि जो सर्वे करने लोग आ रहे हैं वो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगा कर आ रहे हैं, वो वीडियो उसका है, पब्लिक डोमेन में है। और उसके बाद जो वहां पर वायलेंस हुआ जिसमें 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। और जब से बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट आया, जिस बात को मैं पर्टिकुलरली कह रहा हूं कि उस जजमेंट के बाद ये सब चीजें खुलेंगी और एक के बाद एक खुल रही हैं। ये पूरी कहानी एक दूसरे से कनेक्ट होती नजर आ रही है। अगर गौर करें तो 20 नवंबर को वोटिंग हुई थी, उसके पहले 19 नवंबर को माहौल शांत था। 22 नवंबर के बाद 23 नवंबर को रिजल्ट आया। बीजेपी को 7 तो सपा को 2 सीटें मिली। उसके बाद 24 नवंबर को मस्जिद का सर्वे होना था, जिस दिन ये दंगा हुआ। अब इसमें सवाल है कि क्या दूसरा सर्वे बर्दाश्त नहीं हुआ या चुनाव के गुबार ने संभल की डेडली स्क्रिप्ट लिख दी। यूपी में दंगों का प्रोडक्शन हाउस आखिर रन कौन कर रहा है? आखिर किसके इशारे पर यह दंगा फैक्ट्री काम कर रही है? क्या यह दंगा फैक्ट्री सिर्फ यूपी तक सीमित है या फिर इसकी कई और ब्रांचेस दूसरे राज्यों से भी कनेक्टेड है? वहां पर भी पत्थरों की मैन्युफैक्चरिंग जारी है। फिलहाल जांच भी जारी है। न्यूज इंडिया के लिए पूजा की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।